एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी, फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमारे स्केलर एंड वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसका यूनिट है। एंड इसके अंदर इसके साथ साथ इसके पास आ जाती है डायरेक्शन, उसे हम वेक्टर कहते हैं, सभी को पता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी कितनी है? हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 5 मीटर हमें पता है 500 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। N1U1 इज़ इक्वल टू N2U2। N1 कितना है? N1 का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम ए। न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम ए, ये क्या है? यूनिट इन सिस्टम ए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम बी, यूनिट इन सिस्टम बी। ठीक है, यूनिट क्या है? यूनिट इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। यूनिट वो होती है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती है जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के इंडिपेंडेंट है। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, दैट इज़ MKS, CGS एंड FPS। MKS क्या है? जो हमारा सिंपली ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता हुआ आ रहा है, मीटर, केजी, सेकेंड। CGS क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। FPS फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये बेसिकली आप USA वगैरह में ये सिस्टम देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 6 kg पर मीटर क्यूब को आपको CGS में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, जस्ट क्या करना है, इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है एंड इसे मीटर क्यूब में। सो ये कितना आ जाएगा? मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में करना है तो ये 10⁻6 आ जाएगा। दैट इज़ 6 × 10⁻³ से सॉल्व करेंगे तो सो ये क्या आ गया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड है, आपको इसे MK सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इनटू MKS। 0.6 × 10⁻³ एंड 10⁻6। सो 0.6 × 10⁻³ मीन्स 600 kg पर मीटर क्यूब ये आ गया। ठीक है, ओके। अब 20 kg मीटर पर सेकेंड को आपको CGS में कन्वर्ट करना है। सो 20 kg 20 × 1000 मीटर को मीटर को सेंटीमीटर में 100 एंड सेकेंड तो सेम वही रहेगा। सो ये 2 × 10⁻6 ग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड या ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? जैसे कि हमारा एरिया L² होता है, इसका डायमेंशन। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? L3। डेंसिटी इज़ मास बाय वॉल्यूम, सो ml-3। ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को L से टाइम अपॉन टाइम LT-1। वेलोसिटी भी सेम है, जस्ट वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बट डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ में ही मेज़र करी जाती है। एंड टाइम LT-1 सेम है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वही होगा अपॉन टाइम,
सो ये अपॉन टाइम दोबारा से टाइम से डिवाइड करा है, सो LT-2 हो गया। अब फोर्स की बात करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास MLT-2, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, वर्क FD पढ़ा है ना हमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स MLT-2 है, अब डिस्प्लेसमेंट से L से ही मल्टीप्लाई करा है, सो ये ML2T-2 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को देखें, सो काइनेटिक एनर्जी की बात कर दी है, एनर्जी हाफ mv², ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है ये। मास एंड v², v क्या है, LT-1, सो L²T-2, v का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, MLT-1 हो गया। प्रेशर, प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, MLT-2 होता है एंड ये L² हमारा एरिया का, तो ये क्या आ गया, ML-1T-2, ML-1T-2, ये हमारे प्रेशर के आ गए। अब देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन, फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो फोर्स क्या है, MLT-2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही होता है, सो ये ML2T-2। यही हमने अभी अभी किसी एक के निकाले थे ना, ये हमने किसके डायमेंशंस निकाले थे, सेम वर्क के ही तो डायमेंशन निकले, वर्क के भी यही डायमेंशन है, टॉर्क के भी यही डायमेंशन है, वर्क के भी यही डायमेंशन है एंड एनर्जी के भी यही डायमेंशन है, अभी अभी हमने निकाले हैं। नेक्स्ट देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ये सभी को पता होगा, ये F इज़ इक्वल टू G(m1m2/r²), ठीक है, G(m1m2/r²), G किसके इक्वल आ गया, FR² अपॉन m1m2, G MLT-2, L² m का स्क्वायर आ गया ये, सो ये m-1 L3T-2, ये किसके कांस्टेंट डायमेंशंस है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, m-1 L3 एंड T-2। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज़ MLT-2 एंड एरिया L², सो ML-1 एंड T-2, ये अभी अभी हमने किसका निकाला था, यही प्रेशर का हमने निकाला था, ठीक है, प्रेशर के भी डायमेंशन सेम यही थे। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये देखो, अब स्पीड की बात करती है LT-1, ये भी LT-1, ये जो है ना, ये क्या है, ये डायमेंशनलेस है, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायमेंशनलेस है, इसके डायमेंशंस है ही नहीं। अब देखो डायमेंशंस बेसिकली होते क्या है, इसकी डेफिनेशन, डायमेंशन द powers or the exponents to which the fundamental quantities are raised to represent that quantity, ठीक है। अब देखो ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं होगी जिसकी यूनिट है बट वो डायमेंशनलेस है। अब देखो जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट ही नहीं है, वो डायमेंशनलेस है एंड यूनिटलेस भी है वो, ठीक है। अब थीटा देख लो, थीटा हमारा एक एंगल होता है, थीटा इज़ इक्वल टू L/R हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये इसके डायमेंशन भी L है, रेडियस की डायमेंशन भी L ही हो गए, ये क्या है, डायमेंशनलेस भी है एंड डायमेंशनलेस है बट इसकी यूनिट होती है, एंगल की यूनिट नहीं होती, डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है, तो रेडियन तो इसकी यूनिट है ना, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, जैसे कि A+B=C है, सो डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑन द LHS should be equal to the dimensions of the dimension of quantities of the RHS. We can only add or subtract same physical quantities, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो जैसे कि आपको डायमेंशंस निकालने हैं A एंड B के, हमारे पास क्वेश्चन है V = A
ए प्लस बी टी। अब v के डायमेंशन a के इक्वल हो गए। a एंड b मैं बता दूँ, a और b क्या है, ये तो अननोन है, v वेलोसिटी है, t टाइम है, एंड बी टी के डायमेंशन v के इक्वल होने हैं। सो ये एल टी माइनस वन, ए के डायमेंशंस यही हो जाएंगे एंड बी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, एल टी माइनस वन बाई टी। सो ये एल टी माइनस टू हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, ये दोनों हमारे निकल गए। दूसरा हम करते हैं p प्लस ए बाई वी स्क्वायर एंड v माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। p यहाँ पर प्रेशर है, v वॉल्यूम है, t टेम्परेचर है एंड r गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो p के डायमेंशंस हम कैसे निकालेंगे। अब ये दोनों ऐड करे हुए हैं, मीन्स इनके जो डायमेंशंस है वो इक्वल होने चाहिए, ये हमने पॉइंट पढ़ा है अभी। ये क्या होता है, एम एल टी माइनस वन एंड टी माइनस टू। ए हमारा अननोन है, वी स्क्वायर, ये v जो है ये यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, सो ये एल क्यूब होता है, एल बाई सिक्स हो जाएगा। ए के डायमेंशन ये रहे, ए के डायमेंशन कितने आ गए, एम एल फाइव टी माइनस टू, एम एल फाइव टी माइनस टू, ठीक है। अब देखो v माइनस बी, तो v के जो डायमेंशन है वो b के इक्वल आना चाहिए एंड v क्या है, वॉल्यूम, सो ये कितना आ गया, एल क्यूब, b के डायमेंशन एल क्यूब, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला होता है कि बी स्क्वायर बाय ए सॉल्व करके दिखाओ, तो वो सिंपली क्या होना था, एम एल फाइव टी माइनस टू, जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करके क्वेश्चन पूछ लिया तो एम एल टी माइनस टू। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, चेक द फर्स्ट पॉइंट है हमारा, check the dimensional consistency of equations to check the corrections of an equation। देखो जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अब यहाँ पर ये लेंथ के इक्वल होगा, s यहाँ हमारा क्या है, डिस्टेंस लेंथ, एल लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड ये राइट हैंड साइड, यू टी को इक्वल होना पड़ेगा हाफ ए टी स्क्वायर के, ठीक है। यू टी को हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल होना पड़ेगा, यू टी, अब ये जो यू टी है इसके डायमेंशन निकालें, यू एल टी माइनस वन एंड ये टी साथ में लगा हुआ है तो ये एल हो गया। इसका देखें, इसके डायमेंशंस निकालेंगे, एल टी माइनस टू एंड टी का स्क्वायर हो रहा है, तो देखो तो ये दोनों के दोनों है ना बिल्कुल सेम, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, इसके भी डायमेंशन एल है, इसके भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड एम जी एच। एनर्जी के डायमेंशन एम एल टू एंड टी माइनस टू थे, हाँ। इसके हाफ एम वी स्क्वायर के क्या है, हमने निकाले भी थे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इसके एम जी, अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमें इसके निकालने पड़ेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखो ये है भी तो एक्सेलरेशन ही, एक्सेलरेशन तो कोई सी भी हो, डायमेंशंस तो उनके सेम ही होने, हाइट का एल, तो ये देखो ये भी यही आ गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब देखो बी है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, ठीक है। अब 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के इक्वल होता है, न्यूटन को हम सी जी एस सिस्टम के अंदर क्या कहते हैं, न्यूटन को हम सी जी एस सिस्टम में डाइन कहते हैं। अब देखो हमें पता है 1 न्यूटन के क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एंड यहाँ देखो ये N1, ये क्या था, न्यूमेरिकल सिस्टम, न्यूमेरिकल कितना दिया हुआ है हमें, N1 हमें 1 दिया हुआ है, सो 1 इंटू एम एल टी माइनस टू इज़ इक्वल टू N2, N2 हमें क्योंकि नहीं पता है डाइन में, U2 कितना होगा, अब हमें ये कुछ नहीं पता है, बट इसके डाइन है, डायमेंशंस तो सेम ही होंगे, इसे हम M11 मान लेते हैं, इसे N22 इसके मान लेते हैं।
अब हमें N2 निकालना है। सो ये क्या होगा, M1 बाय M2, L1 बाय L2, T1 बाय T2 -2। सो ये कितना आ गया, 1 kg अपॉन 1 kg, सॉरी, यहाँ 1 kg है एंड यहाँ पर 1 ग्राम है, ये CGS के अंदर है, ठीक है। ये 1 मीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 1 सेकेंड होगा, ये तो कट पिट जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 kg को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1 मीटर को 100 मीटर लिख सकते हैं, इसे कैंसिल आउट करा, इसे कैंसिल आउट, ये कितना आ गया 10⁵ डाइन। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि N2 मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, 10⁵ ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। अब एक चीज़ तुम और याद रखना, 1 पार्सेक किसके इक्वल होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं आगे। टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़, किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड इन वैक्यूम टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटिटीज़। टाइम टेकन, टाइम जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसने दिया हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, हाइट पर डिपेंड कर रहे हैं। हम इनके जो कॉन्स्टेंट्स है उसे A एंड B ले लेते हैं, ठीक है, इसके एक्सपोनेंट्स हम ये ले लेते हैं। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर हम एक कांस्टेंट लगा देंगे GA एंड HB। अब देखो टाइम के डायमेंशंस लिखेंगे, K लिखा हुआ है, G के क्या हो गए LT -2A एंड हाइट के लेंथ होगी, सो ये LA + B एंड ये T -2 हो गया। सो ये A + B, यहाँ पर लेंथ की कोई भी डायमेंशन नहीं है ना, तो यहाँ 0 आ गया एंड यहाँ पर वेट -2A होगा, -2A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू -1/2। सो B कितना आ गया, 1/2 आ गया। मीन्स अगर मैं ये फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो ये कैसे आ जाएगा, G की पावर -1/2 एंड H की पावर 1/2, मीन्स H अबे यार G -1/2 एंड H 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, H/G आ गया ना, √, एंड ये K कांस्टेंट था, ठीक है। अब देखो इसी तरह से अगर मैं इसी जो फॉर्मूला निकाले इसी के ऊपर क्वेश्चन बताऊँ, यहाँ पर आप इस बिल्डिंग पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आपने ड्रॉप करा, ये हाइट h है, तो s इज़ इक्वल टू UT + ½ AT² निकालना है कि ये जो बॉल आपने ड्रॉप करी है ये कितने टाइम में पहुँच जाएगी। सो डिस्टेंस h है, u ड्रॉप किया है 0 होगा, ½ GT²। अब देखो यहाँ से हम t निकाले, सो डैट इज़ 2h/g का √। तो तुम लोगों को क्या दिखा, ये जो हमारा k है ना, ये k हमारा एक्चुअल में √2 है, k हमारा √2 के इक्वल है, ठीक है। अब फोर्थ टाइप पर चलते हैं, एक्सप्रेसिंग द फॉर्मूला इन एनी टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़ यू लाइक। जैसे कि फोर्स, लेंथ, टाइम आर सपोज टू बी फंडामेंटल यूनिट्स, देन एक्सप्रेस मास इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम। मास को आपको रिप्रेजेंट करना है इनकी टर्म्स में, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मास इज इक्वल टू FA LB TC, MLT -2 LB एंड TC, ये M आ गया। सो M A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0,
a प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, -2a प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, b कितना आ गया -1 आ गया, एंड c इज़ इक्वल टू 2 आ गया। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, m इज़ इक्वल टू f l माइनस 1 टी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर बाय l, ये हमारा मास आ गया। ठीक है, मास के डायमेंशंस आ गए। ओके 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 ओके, अब देखो आप लोगों को पता है एनर्जी इज़ इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी, h न्यू होता है। ठीक है, ये क्या है एनर्जी, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ये होती है फ्रीक्वेंसी। h इज़ इक्वल टू e बाय म्यू, h के डायमेंशंस निकाल लें, सो ये कितना होगा ml2 t माइनस 2 एंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज़ t इनवर्स, फ्रीक्वेंसी 1/t तो होता है 1 टाइम पीरियड। सो h के कितने आ गए ml2 एंड t माइनस 1। ठीक है, सो ये हमारे h के डायमेंशंस है, ये तुम्हें क्वेश्चंस में यूज़ होगे, प्लैंक्स कांस्टेंट के ये डायमेंशंस है, इसे भी देख लेना। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज़ एम आर क्रॉस वी। m हमारा मास है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, सो ये m एल टी माइनस 1 एंड l, सो ये ml2t माइनस 1, ml2t माइनस 1, ये वेलोसिटी के लिखे, ये r के लिख दिया। सो डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर सेम, तुम्हें ये चीज़ दिख ही रही है, एंगुलर मोमेंटम के एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, ml2t माइनस 1। ठीक है, ओके अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, हम इससे किसी भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं निकाल सकते। देखो जैसे तुमने अभी देखा प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों के सेम डायमेंशंस आ रहे हैं, तो क्या हम इससे फार्मूला निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं हम। We cannot dimensionally analyze an equation which contains a constant having dimension। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट है हम उसे तो डायमेंशनली एनालाइज ही नहीं कर सकते। देखो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, हम इसके डायमेंशन में यही तो लिखते हैं ml2t माइनस 2, बट ये कांस्टेंट भी है, ये तो हमें पता ही नहीं लगता ना डायमेंशन देखकर कि इस इक्वेशन में कांस्टेंट भी था। ठीक है, ठीक है, so it cannot be applied in expression involving two or more terms separated by 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 plus or minus, cannot be applied in expressions involving trigonometric terms and exponential terms। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एरर्स। एरर्स क्या है, एवरी मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द रियलाइबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द पर्सन ऑफ मेजरिंग इट। देखो हर एक मेजरमेंट कहीं ना कहीं लिमिटेड होती है, क्योंकि इंसान पक्का किसी ना किसी चीज़ की वो गलती करेगा ही करेगा, नहीं तो इंसान नहीं कर रहा तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो पक्का कोई ना कोई गलती करता ही है। कभी भी हम एररलेस किसी भी चीज़ को नाप ही नहीं सकते हैं। जो ये इम्परफेक्शंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हुए, वो दो टाइप से हम डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन। देखो एक्यूरेसी क्या है, कितने क्लोज है हम ट्रू वैल्यू के। देखो हम जैसे कि मॉक टेस्ट देते हैं, उसके अंदर हम एक्यूरेसी कि हमने जितने भी सही करे थे उसमें से कितने हमारे एक्यूरेसी आ रही है, जैसे कि 90%। तुमने 10 सवाल किए थे एंड उसमें से
तुमने 9 सवाल सही करे हैं, मतलब तुम्हारे ट्रू वैल्यू के क्लोज हो तुम, कि जितने भी तुमने अटेम्प्ट करे थे उसमें से ज़्यादातर सही गए, ट्रू वैल्यू के तुम काफ़ी पास हो। ठीक है, तो प्रिसाइजन क्या होता है, ये हमें लीस्ट काउंट बताता है हमारे इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, अब एक्यूरेसी इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड प्रिसाइजन क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज प्रिसाइजन। देखो, जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतने ज़्यादा प्रिसाइज हमें मिलेगा, जितनी कम तुम गलतियाँ करोगे उतना ज़्यादा प्रिसाइज तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब लीस्ट काउंट किस तरह से तुम देखते हो, जैसे कि एक स्केल है, तुम्हारा जो रूलर होता है नॉर्मल लाइफ का, उसके अंदर 0.1 का लीस्ट काउंट होता है, उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1। देखो 0.1 पर ही तो उसके मार्क्स बने रहते हैं ना, वही। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे कि 1.423। तुम जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगे ना उतना ज़्यादा हमें ऐसे नहीं लग रहा। देखो, अगर मैं बोलूँ कि मेरे तुम्हें खुद मतलब इस तरह से लगेगा कि हाँ कि तुमने किसी इंसान से टाइम पूछा, वो कह रहा है कि सवा दो बज रहे हैं, मतलब उसने ऐसे अप्रॉक्सीमेट बता दिया कि हाँ 2:15 के करीब है। बट वहीं अगर ये बोले कि 2:13 एंड 55 सेकेंड हो रहे हैं, तो तुम्हें कितना प्रिसाइज, तुम्हें कितना एग्जैक्ट लग रहा है कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है, कि इतना ही एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसे ही कि करीब से ही ऐसे बता दे कि जैसे अब ये जो डिजिट लिखी हुई है इसे कोई ऐसे बोल दे कि 1.5 के अप्रॉक्सीमेटली है, 1.5 के करीब है। ये जो चीज़ तुम्हें है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली है, तुम्हें गोल्ड खरीदते टाइम समझ आएगी कि तुम्हें जो गोल्ड है वो 0.001 ग्राम का भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए उसके अंदर कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है उस वाली मशीन में। नहीं तो वो भी ऐसे अप्रॉक्सीमेट करके कि 1.2 ग्राम है एंड वहीं पे उसमें 1.293 ग्राम हुई तो तुम्हें 0.093 ग्राम का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यही है तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि 43 2.45 पॉइंट है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 है, 0.0001 है, 1 2 3 4 5 6 है, 1.000 है। अब इसमें देखो, तुम्हें एक ट्विस्ट की बात पता लगेगी, ये कहाँ से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, एंड ये जो 1.000 लिखा हुआ है मैंने, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यही बच्चे गलती करते हैं। देखो, जैसे 0.6900 है, अब ज़ीरो अगर फर्स्ट प्लेस पर ज़ीरो लगा हुआ है ना, तो तब हम इसे गिनेंगे ही नहीं। जहाँ से हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, हम नेचुरल नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम उसे लेंगे। 6900 ये हमारा क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो 2.02 इंटू 10⁻³ है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। ठीक है, अब जैसे 43.32 + 2 227 + 2 0.301 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर तुम्हें दिख रहा है ना, उसके सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स गिन लो, 5। ठीक है, जस्ट सिंपल। अब देखो एरर्स के अंदर अब हम पढ़ेंगे एरर्स एनालिसिस। एरर एनालिसिस, द एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू
एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब एरर क्या होगा, जो उसकी हकीकत में जो वैल्यू है, जो उसकी ट्रू वैल्यू है, मतलब जितना वो एग्जैक्ट मेज़रमेंट उसकी है एंड ट्रू वैल्यू, एंड जो हम लोगों ने मेज़र करी है, हमने मेज़र करने में पक्का कोई ना कोई गलती करी ही है, एग्जैक्ट हम मेज़र ही नहीं कर सकते। सो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू वो हमारा एरर होता है। ठीक है, अब कितने टाइप के एरर होते हैं? सबसे पहला आता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, द एरर्स विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे एरर्स जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होते हैं, मतलब या तो पॉजिटिव हो गए या फिर नेगेटिव हो गए। इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू, मैंने ज़्यादा गिन ली है, ज़्यादा मेजर्ड वैल्यू हो गई है मेरी ट्रू वैल्यू से, मतलब ऑब्जेक्ट इतने का है ही नहीं और मैंने तो उससे ज़्यादा ही मेज़र कर लिया, तो उस टाइम पर हमारा एरर पॉजिटिव होगा। हमारा एरर क्या होगा? पॉजिटिव। वहीं अगर मेरा मेजर्ड वैल्यू मैंने कम गिन ली है तो हमारा एरर क्या होगा? अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है तो एरर पॉजिटिव है, मेजर्ड वैल्यू कम है तो एरर नेगेटिव है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? दीज एरर्स अराइज व्हेन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ हैज़ सम डिफेक्ट इन इट। इंस्ट्रूमेंटल एरर वो है जो कि जिस ऑब्जेक्ट से हम मेज़र कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र कर रहे हैं, उसके अंदर ही डिफेक्ट है। दूसरा आता है रैंडम एरर, अगर वो बाई डायरेक्शनल है, कांट बी एसोसिएटेड बाय एनी सिस्टमैटिक और कांस्टेंट कॉज। थर्ड आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मैंने तुम्हें अभी बताया, ट्रू वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं, बहुत सारी मेजर्ड वैल्यूज़ को निकालते हैं, मेज़र करते हैं वैल्यूज़ को अलग अलग, एंड देन जो हमारा डेल्टा ए है, दैट इज़ टी वी माइनस एम वी, एंड ए मीन, ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है। जो भी हमारा ए आया ना, हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को ली एंड उसका मीन कर दिया, तो हमारे वो एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट बहुत ही करीब आ जाएगा वो हमारी ट्रू वैल्यू के। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम वैल्यूज़ लेंगे उतनी एग्जैक्ट हमारी वैल्यू मिल सकती है हमें। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा ए मीन इज़ ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ए इज़ इक्वल टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन क्या था? डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन तक एंड एन से डिवाइड कर दिया। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू मेजर्ड क्वांटिटी की उनका रेशो। अब परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा ए, परसेंटेज एरर दैट इज़ डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, तो वो कितना होगा? परसेंटेज ए। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के अंदर एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ के सम का। अब देखो, एरर तुम्हें हमेशा क्या याद रखना है, एरर हमेशा प्लस ही होगा। अब तुम माइनस कभी मत करने बैठ जाना। दो क्वांटिटीज़ हैं एंड उसका सम है, जैसे कि ए है मेरे पास, ए प्लस माइनस डेल्टा ए क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू, एंड डेल्टा ए हमने जो ट्रू वैल्यू मतलब उसमें जो भी एरर है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी हमने जो भी मेज़र करी एंड उसके अंदर जो भी एरर हो सकता है। अब z हम एरर को डिनोट कर रहे हैं a प्लस बी, सो z प्लस डेल्टा z वो क्या होगा? a प्लस बी एंड प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो प्लस माइनस डेल्टा z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो डेल्टा z किसके इक्वल आया? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है हमारे z में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी ऑलवेज ऐड एरर्स, क्योंकि तुम देखो
गलतियों में से घटा नहीं सकते। गलतियाँ, तुमने एक गलती करी, दूसरी गलती करी, तीसरी गलती करी, अब वो सारी की सारी गलतियाँ मिलेगी ही तो उसमें ऐड ही तो हो रही है वो। अब तुम गलतियों में से गलतियाँ घटा रहे हो, गलतियों में से गलतियाँ कैसे घटेगी, मतलब तुम सिंपल से ये याद रखो कि एरर्स हमेशा ऐड होंगे। अब अगर मुझे प्रोडक्ट बताना है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ये इम्पॉर्टेंट है, डेल्टा z बाई जेड इज़ इक्वल टू डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा a बाई ए। अगेन मैं यही कहूँगी कि एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, माइनस मत करना उसे। डिवीज़न ऑफ एरर्स, डिवीज़न ऑफ एरर्स के अंदर डेल्टा z बाई जेड इज़ इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। सिंपल वही है। सम हो, ये सम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये डिफरेंस के लिए भी एप्लीकेबल है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है एंड ये डिवीज़न के लिए है। ठीक है, ओके। देखो जैसे कि z इज़ इक्वल टू ए एम बी एम इज़ इक्वल टू सी की पावर q, तो डेल्टा z बाई जेड इज़ इक्वल टू m डेल्टा a बाई ए प्लस m डेल्टा b बाई बी प्लस q डेल्टा c बाई सी। अब इसे ये मत समझना कि c की पावर माइनस q हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस लगा दूँ। मैंने कहा ना कि एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे। अब देखो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एरर्स, तुम जब एरर 10% से ज़्यादा हो, मतलब तब वो तुम एरर नहीं कर रहे हो, तुम महापाप कर रहे हो। मतलब 10% को तुम एरर लेकर आ रहे हो, 10% से ज़्यादा का, तो वो तुम महापाप कर रहे हो। तो उसके लिए तुम्हें अलग से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये किसके लिए लगेगा, ऐसे फॉर्मूले जो है ये उसके लिए जब तुम बहुत ही माइनर सी मिस्टेक कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें सिंपल सा काम करना पड़ेगा। बट अगर तुमने महापाप कर दिया है तो उसके लिए ये P इज़ इक्वल टू एम वी, ये क्वेश्चन है। डेल्टा P बाई बी इज़ इक्वल टू डेल्टा M बाई एम प्लस डेल्टा V बाई वी। मास हमें एग्जैक्टली पता है क्वेश्चन में, एंड 10% इज़ इक्वल टू V%। अब V2 इज़ इक्वल टू V1 प्लस 10% ऑफ V1, उसमें ये एरर को हम इस तरह से ऐड करेंगे। सो V1 प्लस 10 बाई 100, V1 इज़ इक्वल टू V1 11 बाई 10, सो ये V2 हमारा आ जाएगा। K1 इज़ इक्वल टू हाफ एम V1 का स्क्वायर, K2 इज़ इक्वल टू हाफ एम V2 का स्क्वायर। सो K2 बाई K1 इज़ इक्वल टू हाफ एम V2 का स्क्वायर पे हम V1 का स्क्वायर एंड ये 11 बाई 10 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, सो जब मैं K2 बाई K1 को डिवाइड करूँगी तो ये 11 बाई 10 के स्क्वायर बच जाएगा, डैट इज़ 121 बाई 100 K2 बाई K1। इसके अंदर हम क्या करेंगे, -1 दोनों तरफ हमें माइनस करना है। सो ये कितना आ जाएगा, 21 बाई 100 K2 माइनस K1 बाई K1। सो डेल्टा K बाई K इज़ इक्वल टू 2100 इंटू 100 अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो। सो K की परसेंटेज कितनी आ गई, 21%। एंड अगर तुम इस क्वेश्चन को ऐसे करते ना जो ये मैंने तुम्हें पहले बताया है, तो फिर तुम्हारा आंसर देखो क्या आता, डेल्टा K बाई K इज़ इक्वल टू डेल्टा M बाई M प्लस एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, सो 2 डेल्टा V बाई वी। ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मास तो देखो उसने एग्जैक्टली मेज़र करा है तो उसमें तो कोई एरर है नहीं। सो 2 डेल्टा V बाई वी इंटू 100, सो ये 2% ऑफ V, सो
2% ऑफ v दैट इज़, एंड वो परसेंट ऑफ v तो इसने दिया ही था 10%, तो तुम लोग पक्का यही करके आते 20%। एंड ये ऑप्शंस में भी था, ये जे मीन्स का PYQ है, ठीक है, शायद 21 में ये आया था, तो ये ऑप्शन में था एंड ये भी ऑप्शन में था। तो तुम्हें मतलब बहुत बच्चों ने गलत करा था ये 20% वाला। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब तुम 10% से ज़्यादा का तुम एरर कर रहे हो तो तुम महापाप कर रहे हो, एंड उसके लिए तुमने पाप करा है, तो उसके लिए तुम्हें इसलिए इतना बड़ा मेथड तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। या सो दिस इज़ द एंड टू द चैप्टर, so that's all for today.